गुड आफ्टरनून, बैठिए। बैठ से- क्या था डिस्कशन? एक डीबीपी। डीबीपी नंबर क्या था? 35। 35 नंबर करना था ना? ये आंसर हो 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक पॉइंट पी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है हमेशा फिक्स एंगल बनाता है ओपी लाइन के साथ। ठीक है, 10 से भागता है, एंगल फिक्स है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? 10 cos 65, है ना? तो इसको ओ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 100 डिवाइडेड बाई 5, 20। हो गया? ये छोटा सवाल है ना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 100। 100 को खत्म होने में टाइम लग गया 100/5, 20 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद 12, 11, 11। किसी खेत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो उसका एरिया कितना होगा? एरिया निकालना नहीं जानते? एक खेत की अगर लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो, तो जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है L×B। बस गुणा करके निकाल लेना। L कितना दिया है? 120 +-2। B दिया हुआ है 100 +-5। तो एरिया हो गया 120 गुणा 100। ठीक है, अब इसमें एरर का कैलकुलेशन चाहिए। तो एरर का कैलकुलेशन करना है, तो ऐसा करो फिर।
120 प्लस माइनस 2, 100 प्लस माइनस 5, तो 120 गुणा 100 प्लस माइनस 120 गुणा 5 प्लस माइनस 100 गुणा 2 प्लस माइनस 2 गुणा 5, तो 120 गुणा 100 600 हो गया, 200 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस 800 कुछ हो जाएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 10 की पावर में। ऐसा आ रहा है? आसान तो था एरिया निकालना। वैसे इसमें ये होता है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब इसमें एल एन ए, एल एन एल प्लस एल एन बी, तो डी ए अपॉन ए, डी एल अपॉन एल, डी बी अपॉन बी। तो इससे फिर चेंज इन एरिया निकाल लेते हैं, ए इंटू डी एल बाई एल, डी बी बाई बी। ये वाली क्वांटिटी डी ए, ये डी बी, मतलब डी एल और ये डी बी, और उससे निकाल लेंगे डी ए। ठीक है, और बताइए कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा सवाल। एक रिंग को कट किया, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। अब देखो ये कोई ऐसा कुछ है, अब लिक्विड के संपर्क में आने से क्या होता है कि यहाँ की सरफेस जो है, इस तरफ लिक्विड की सरफेस ऐसी हो जाएगी, और ये बीच में से ऐसी हो जाएगी। तो जब आप इसे पुल करना चाहेंगे ऊपर, तो सरफेस टेंशन का फोर्स इसके चारों तरफ यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, मतलब उस बाउंड्री पे, मतलब एक यूं लगेगा इस बाउंड्री पर। तो एस इंटू 2 पाई r1 प्लस एस इंटू 2 पाई r2, ये डेल्टा एफ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा सरफेस टेंशन की वजह से। एक्स्ट्रा फोर्स दे रखा है, उसके बराबर कर देंगे। और कुछ हो गया डीपीपी 35। ठीक है, इसके बाद और क्या था, शीट का सेक्शन सी हो गया क्या, निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी। तो सी सेक्शन में कोई प्रश्न पूछना है, C3 का सी, C3 का सी बताना जरा, C3 का सी। The electric potential energy of charge carrier electron
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के संबंध में हमसे प्रश्न पूछा गया है, जो कि हम जानते हैं इस फॉर्मूले से दी जाती है। किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी से दी जाती है, और इलेक्ट्रॉन के केस में वो -E इंटू वी से दी जाती है। इलेक्ट्रॉन के केस में वो वैल्यू -E इंटू वी हो जाती है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी प्लस की, वो माइनस से गुणा के सबसे छोटी हो जाएगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी। माइनस करते ही सब उलट पुलट हो जाता है। तो अब ग्रेटेस्ट फर्स्ट, अब हम इससे पता कर सकते हैं क्या? हो जाएगा ना? अब C4 में क्या कह रहे हो? C4 का सेकेंड पार्ट, if the discharged battery is charged by external EMF, इसका ऊपर वाला पार्ट, after long use the internal resistance of storage battery increases to 500 ohm, what maximum current can be drawn from the battery assuming that the EMF of the battery remain unchanged? किसी बैटरी से सर्वाधिक करंट क्या प्राप्त किया जा सकता है, यही पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी बैटरी से ज्यादा करंट चाहते हो आप, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 रखो, है ना, बाहर का रेजिस्टेंस कुछ मत रखो। अपन ने ग्राफ बनाया था ना, करंट वर्सेस आर, एक बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया था अपन ने आर, तो इसका अपन ने ग्राफ बनाया था कि आर चेंज करेंगे तो करंट कैसे चेंज होगा। तो हमने ये पाया था कि करंट का वैल्यू है E अपॉन आर प्लस आर, आर की वैल्यू 0 है तो E बाय आर, और जैसे जैसे आर बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट किसी बैटरी से तभी मिलता है जब जब उसके अक्रॉस 0 माने रेजिस्टेंस का वायर लगाते हैं, तो वो वैल्यू E अपॉन आर होती है। तो जब वो बहुत दिन इस्तेमाल हो चुकी होगी तब मैक्सिमम करंट क्या होगा, तब तो 500 से डिवाइड होगा, है ना, और शुरुआत में जैसा है वैसा हो जाएगा। तो क्या 500 के हिसाब से आंसर दिया है? और बताइए, C1 में भी कोई दिक्कत रह गया? C1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बॉक्स, इस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने गलत पढ़ लिया, C1 का EF, G पढ़ लिया मैंने, E। The rate at which heat is generated inside battery, बैटरी के भीतर रेट ऑफ हीट जनरेशन होता है आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, हर कोई जानता है, जान जाओ, है ना। आई स्क्वायर आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वही तो गर्म करता है, तो आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, इससे आ जाएगा तुरंत। और बताइए, एफ सेक्शन किसका एफ? C1 का ही एफ पार्ट। द रेट एट विच केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के चेंज होने की रेट तो बता ही रखा है, हर कोई जानता है, EMF इंटू करंट। चार्जिंग के केस में केमिकल बढ़ती है, डिस्चार्जिंग के केस में घटती है, और घटने बढ़ने दोनों का रेट E इंटू आई है, ठीक है। जब नोट करते हैं ना, देखो इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी हमें, इंफॉर्मेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की चीज है ना, या यूं कह सकते हैं कि एक वेक्टर जैसी कोई चीज है। जो भी इंफॉर्मेशन हम माइंड में स्टोर करते हैं तो हमेशा हम उसके साथ एक की रखते हैं। दोस्त का नाम क्या है? अकरम। तो अब मान लो दोस्त का नाम अकरम है, तो दिमाग में बैठा हुआ है, तो अब कोई पूछेगा दोस्त का नाम क्या है, तब तो अकरम आ जाएगा। बढ़िया बैडमिंटन कौन खेलता है? तो अकरम ही खेलता है। पर क्योंकि हमने ये याद कर नहीं रखा है
हमने हमारे दिमाग में अकरम का नाम दोस्त के नाम से स्टोर किया हुआ है, पर उसका बैडमिंटन भी बढ़िया खेलता है, उस नाम से स्टोर नहीं किया हुआ है, तो फिर वो मिलता है। जैसे गूगल पे सर्च करते हैं ना, कीवर्ड्स के साथ सर्च होता है, तो लोग कीवर्ड्स डालते हैं कि इस कीवर्ड पे सर्च करेगा तो उसका पता लग जाएगा। ऐसे हमारी मेमोरी भी जो होती है कीवर्ड्स के साथ जाती है। तो इसलिए जब बच्चा पढ़ाई करता है तो जो क्लास की बातों को नोट करता है ना, तब तो वो क्या क्या सोच के अंदर दिमाग में रखता है, पर जब वो सवाल करने जाता है तो वो कुछ और एंगल से बात पूछता है, तो फिर उसे पता ही नहीं लगता है कि वो जो पूछा था तो मुझे पता, अपन को पता भी होता है पर वो उसे यूज नहीं कर पाते हैं। अब जैसे EMF इंटू आई, केमिकल एनर्जी की स्टोर करनी चेंज करनी, कितनी बार बताया, पर नहीं कर पाए, क्योंकि लिखते वक्त तो कुछ और सोच रहे थे। इसीलिए कहते हैं होमवर्क करो, क्योंकि जानकारी क्वेश्चन के अनुसार स्टोर होनी चाहिए, तो वही चीज वापस उसके साथ टैगिंग हो जाएगी। वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ टैगिंग बढ़ती जाएगी, जितने सवाल करोगे उतनी टैगिंग हो जाएगी, तो फिर वो एग्जाम में काम आती है। एग्जाम में अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने टैगिंग अब बढ़िया कर ली, खूब सारे टैग लगा लिए इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे जरूरत पड़ती है तो वो टैगिंग काम करती है और वो इन्फॉर्मेशन काम में आ जाती है। नहीं तो वही पढ़ी पढ़ाई इन्फॉर्मेशन किसी कम टैग के साथ स्टोर्ड रहती है, तो ब्रेन उसे नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो अभी इसमें सवाल जो है, इसलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी बात है। अभी इसमें और बताइए क्या कह रहे थे। अब पार्ट 2 में जाऊं, पार्ट 2 में चलते हैं हम। पार्ट 2 का सेक्शन सी का 6, C3 पूछ रहे हैं पहले, मैं क्यों है, तो विल क्यों है, मैं तो फिर भी हो सकता है, विल कैसे कहोगे। C3 हमको ये पता है कि इस पॉइंट का 20 है, इसका ई है, तो इस वाले पॉइंट का 20 माइनस ई है। अब ये मुझे बताओ कि 2 और 20 माइनस ई में से कौन बड़ा है। 2 और 20 माइनस ई में से बड़ा कौन है, हैं? तो डिपेंड करता है, तो आंसर भी डिपेंड करेगा ना फिर, कि 2 बड़ा है कि 20 माइनस ई बड़ा है। तो मैं वाली बात यहीं से शुरू हो गई। अगर ई 0 है तो 20 बड़ा है 2 से, ई 10 है तो भी बड़ा है, ई 19 है अगर, तो फिर 2 बड़ा है, तो फिर उधर से उधर करंट जाएगा, हाई से लो की तरफ जाना है। बात समझ रहे हैं। अब C6, C4 का सेकेंड, इन द प्रीवियस क्वेश्चन पोटेंशियल एट O इज, O पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ। जब करंट वरंट निकाल ही लिया और पोटेंशियल 1 पॉइंट का पता ही है, तो फिर O पॉइंट का पोटेंशियल लिखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जोड़ना घटाना ही तो काम है, बस इतना देखना है कि भी किधर से किधर करंट जा रहा है, प्लस किधर लगेगा माइनस किधर लगेगा। अब C6 पूछ रहे थे, C6, द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। अच्छा 10 गुना हो गया, हम तो इतना दुगना कह रहे हैं। हॉट का मतलब हो गया कि जब गर्म किया, बल्ब जलाया, है ना, हॉट बोले तो गर्म, तो गर्म फिलामेंट, फिलामेंट का टेम्परेचर कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा चमकी माने पिघलने जैसी हालत होती है, और जो रूम टेम्परेचर होता है उससे तो बहुत ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो इसका रेजिस्टेंस 10 गुना बढ़ जाता है, ऐसा बोल रहे हैं IEEE वाले, क्या पता बढ़ जाता होगा, मालूम नहीं हमें। तो इसका रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प व्हेन इट इज नॉट इन यूज, जब ये इस्तेमाल नहीं होता है
तब इसका क्या होगा? तो अपन को ये पता है कि ये जो वैल्यू है इससे तो इस्तेमाल होने वाला पता चलेगा। ये जो डेटा दे रखा है ना कि 200 वाट का है और 200 वोल्ट है, तो उससे जो कैलकुलेट करोगे आर आर आ जाएगा ना इससे, तो वी स्क्वायर बाय आर बराबर पी। तो ये जो आर मिलेगा ये आर कौन सा होगा? आर हॉट वाला होगा। और रूम टेम्परेचर वाला पता करना है तो उससे 10 गुना कम होगा। सीधा ही तो है। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उससे 10 गुना कम कर देना। क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है कि गर्म करो तो 10 गुना बढ़ जाता है। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो गर्म करते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त ही तो दिया हुआ है कि जब इस्तेमाल करोगे तो पावर ये आएगा। अब इसके पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 3 के सेक्शन सी में बताइए अब कोई। C3 में ही प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन C3, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ 10 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ड्रॉप टू 9.8 जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट किया तो क्या दिक्कत आ गया? C3, फिर से C3। 10 वोल्ट का ही और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब इसके अंदर जो इसके क्रॉस ड्रॉप आएगा तो अपन आई तो निकाल ही सकते हैं, 10/R+1। और इसके क्रॉस ड्रॉप जो आएगा डेल्टा वी, वो आएगा 10 - I × R। इसके क्रॉस ड्रॉप अगर लिखना चाह रहे हो ऐसे लिखोगे, इस वाले पॉइंट यहां से करंट ही हो गया, इसका पोटेंशियल V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो V1 - I × 1 I × R प्लस 10 इज इक्वल टू V2। तो V2 - V1 10 - IR। वैसे भी जानते हैं किसी बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो EMF - IR होता है जब इस्तेमाल होती है, और जब चार्ज होती है तो EMF + IR होता है। तो अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दोगे, 10 - 10/R+1 इंटू 1, 10 कॉमन, R/R+1 आ गया। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसके थ्रू, जो इसमें ड्रॉप होगा वो इसमें ड्रॉप होगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू IR, और I की वैल्यू 10/R+1 इंटू R। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 9.8, तो 9.8 रख दो। G का वैल्यू 10 की जगह 9.8 हो गया, यूं वोल्टेज का वैल्यू 10 की जगह 9.8। अब इससे R आ जाएगा। इतना सीधा सवाल है, घर पे भी नहीं कर पाए। डेल्टा V किसके क्रॉस डेल्टा V? डेल्टा V किसके क्रॉस पूछ रहे हैं? मतलब डेल्टा V, ये तुम्हारे सामने एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, किसके क्रॉस डेल्टा V? किसके क्रॉस डेल्टा V निकालना है? ये नहीं समझ पा रहे हो तो इसके शब्दों में लिखा है कि इस बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस। तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसके अक्रॉस कितना डेल्टा V है ये बताओ। ठीक है, अब हो गया सेक्शन सी पूरा। फोर्थ पार्ट भी है क्या? 3 ही पार्ट होते हैं।
तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अपनी क्लास में हमने क्या सवाल चल रहे थे, तो अब इसमें मैं आगे और कुछ जानकारी देता हूं आपको ताकि और सवाल कर पाए हम। ठीक है, इसमें आता है नेक्स्ट हेडिंग आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना होता है और इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। एक ऐसा डायग्राम बना के दिखा देते हैं। R1 R2 R3 R4। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है 4 रेजिस्टेंस से मिलके बनता है और 4 टर्मिनल 4 कॉर्नर पे आ जाएंगे। जैसे बल्ब जो होता है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है, एक साइड से करंट आता है एक साइड से जाता है ना। ऐसे ही आगे हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, ट्रांसफार्मर 4 टर्मिनल डिवाइस है। ऐसे सर्किट में कितने जगह से कनेक्ट किया जाएगा उसके आधार पर उसकी टर्मिनल की संख्या कही गई है। तो बल्ब को आप 2 साइड से कनेक्ट करेंगे, बैटरी को 2 साइड से कनेक्ट करेंगे, रजिस्टर को 2 साइड से कनेक्ट करेंगे क्योंकि 2 टर्मिनल होंगे एक। और हमेशा इन टर्मिनल का काम होता है एक साइड से इनपुट होता है एक साइड से आउटपुट होता है। इधर साइड में एंटर करता है करंट, उधर से एग्जिट करता है। ज्यादातर 2 टर्मिनल वाली डिवाइसेस पढ़ते हैं, रजिस्टर बल्ब वगैरह जो भी पढ़ते हैं। ये एक नेटवर्क है 4 टर्मिनल का। इसमें अपन किन्हीं भी 2 टर्मिनल के क्रॉस तो एक बैटरी कनेक्ट करते हैं और बाकी 2 टर्मिनल के क्रॉस कोई रेजिस्टेंस हो सकता है या गैल्वेनोमीटर हो सकता है। ऐसा करके हम इसमें कनेक्ट करते हैं, इसका जब इस्तेमाल करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये कह रहे हैं कि हम किन्हीं भी 2 टर्मिनल के क्रॉस बैटरी जोड़ सकते हैं, चाहे तो इन दोनों के क्रॉस चाहे तो इन दोनों के क्रॉस। तो ऐसा करता हूं कि मैं इन दोनों के क्रॉस बैटरी जोड़ दिया, किन्हीं भी 2 के क्रॉस जोड़ सकते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर जो है अब ये यहां से जोड़ देता हूं, बीच में दिखा देता हूं। ऐसे किसी के क्रॉस किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट कहीं सर्किट में दिख जाए तो समझ जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। आने जैसे सड़क पे हाथी दिख जाए कि देखो हाथी जा रहा है, पहचान जाते हैं उसको, लंबा चौड़ा रहता है। ऐसे ही सर्किट में कहीं ना कहीं बीच में छुपा रहता है, ऐसे नेटवर्क छुपा रहता है। तो लोग देखते पा जाएंगे यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है ना। दिख रहा है तो कोई फायदा वायदा होता तो बात है, और ना देख के क्या मिलेगा। तो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में फायदे वाली बात, तो ये वाला डायग्राम तो ऐसे बना दिया मैंने। जो ज्यादा फेमस डायग्राम है वो थोड़ा इस तरह का है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली नजर नहीं आता है वो, क्योंकि डायग्राम बहुत तरह से लोग बना देते हैं घुमा फिरा के। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से दिखने लगता है। ऐसा है ये। यहाँ पर चाहे तो चलो एक रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। यहाँ पर कुछ भी लगा होगा रेजिस्टेंस के जैसा, गैल्वेनोमीटर इज आल्सो रेजिस्टेंस है ना।
तो ऐसे करके हमने सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि ये जब सर्किट में मौजूद रहता है तो ये जो बीच वाला R5 है ना, ये ही सर्किट में पंगा डाल रहे हैं। अगर ये ना रहे तो अच्छा खासा सीरीज पैरेलल अच्छा बन रहा है। इस R5 की वजह से ना कोई सीरीज रहा और ना कोई पैरेलल रहा। तो एग्जाम में क्या है, सीधा सीरीज पैरेलल का सवाल दे के बच्चा सीरीज पैरेलल लगा के कर देगा। तो उसको अटकाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज लगा देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। जैसे ऑप्टिक्स में बीच में ग्लास स्लैब लगा देते, है ना, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, बच्चा जानेगा नहीं, उसके आगे ऑप्टिक्स का सवाल अटक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीच का R5 है, ये R1 R2 को सीरीज में आने से रोक रहा है। अब सीरीज पैरेलल सारा डिस्टर्ब हो रहा है, परंतु इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें हम R5 को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती तो R5 को हटाया जा सकता है और हटाते ही सवाल आसान हो जाता है। बस ये चेक करना पड़ता है कि वो कंडीशन है कि नहीं है। तो जो भी एग्जामिनर होता है वो हमेशा कंडीशन बना के देता है, ताकि खुद को समझना पड़ता है कि हाँ ये बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज और वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, तो हम बीच वाले R5 को उड़ा देते हैं, फिर उसका सीरीज पैरेलल हो जाएगा और फिर वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। ये इसके व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन का थीम होता है। तो अब इसमें ये जो दोनों पॉइंट है, अगर हम इनका नाम रखें A और B और इसका नाम रखें C और D, when VC is equal to VD, current in R5 is 0। जब VC VD बराबर होगा तो R5 में करंट 0 होगा। For this condition, Wheatstone bridge is called balanced Wheatstone bridge। कह रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो पोटेंशियल बराबर हो गया ना, बैलेंस हो गया। सी और डी के पोटेंशियल के बराबर होने को बैलेंस होना कहते हैं, और कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो बैलेंस होने से अपन R5 को हटा सकते हैं, क्योंकि उसके होने नहीं होने से क्या है, करंट तो जाना नहीं है। जब जिसमें करंट ही नहीं जा रहा तो सर्किट में क्यों दिखा रखा, हटा दो। In this condition, we can remove R5, क्योंकि R5 में कुछ करंट जा ही नहीं रहा है, तो उसके रहने न रहने से सर्किट में फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसको हटा ही लेते हैं। फिर आपका सवाल आसान हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा मामला। चाहो तो सी और डी वाले पॉइंट को आपस में जोड़ दो, हटा के जोड़ भी सकते हो चाहो तो, क्योंकि पोटेंशियल बराबर हो गए, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को अटैच किया जा सकता है। अब ये तो कौन बताएगा कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमें कैसे पता लगेगा, है ना। तो करंट से देखने में कोई फायदा नहीं हो, तो प्रैक्टिकल करोगे तब काम का है। ये जो स्टेटमेंट है ये तो प्रैक्टिकल करते वक्त काम आएगा, पर हम तो क्वेश्चन करते हैं, हम कहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमारे लिए तो कुछ वैल्यू से पता चले कि बैलेंस होगा कि नहीं होगा, वो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बैलेंस है, तो यहाँ से I1 करंट गया तो ये I1 इधर ही चला जाएगा, और ये I2 करंट आया तो ये I2 इधर ही चला जाएगा। तो अपन I1 करंट को क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VC अपॉन R1, VC माइनस VB अपॉन R2। VA माइनस VD अपॉन R3, VA माइनस VD अपॉन R3, और VD माइनस VB अपॉन R4। R4
अब हमको ये पता है कि VC और VD बराबर है और VB ये बराबर, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज वाला टर्म तो कट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा R3/R1 इज इक्वल टू R4/R2। तो R3 इंटू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन हो गई, यानी आमने सामने वालों का गुणा बराबर होना चाहिए। आमने सामने वालों का गुणा अगर बराबर आ रहा है तो बीच वाला उड़ा दो। अगर आपको सर्किट में ऐसा कोई सवाल मिले, क्या C सेक्शन में ऐसा कोई सवाल मिला था क्या? क्योंकि वो D सेक्शन में है। ठीक है, अब D करने से पहले बता दिया है ना। तो आमने सामने वालों का गुणा बराबर बैठे तो बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड बोले तो बीच वाले रेजिस्टेंस को गायब कर देना है। मेरे को ऐसे आमने सामने वाला पहले करता था बचपन में, अभी मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता है। दिस अपॉन दिस करता हूं मैं, तो इसके एक साइड वालों का R1/R3 R2/R4 लिखा वही है। इधर इधर वालों का रेशो बराबर बैठता है तो बीच वाला हटा दो। अब जिसको जो पसंद है वो कर लो, है ना। करना एक ही काम है। अगर ऐसा होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटा लिया जाएगा, तो सब सीरीज पैरेलल हो जाएगा, अच्छा अच्छा हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर हम नहीं देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये नॉर्मल सर्किट है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज नाम देने से कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर तो जैसे वो किरचॉफ के नियम लगा देते, करंट बांटते थे, बांटो, न रहा सीरीज न रहा पैरेलल। जितनी ब्रांच उतने करंट, जितने जंक्शन उससे कम, और जितने लूप उतने इक्वेशन। बस लिखो सारी इक्वेशन और करो सॉल्व, क्योंकि इक्विवेलेंट तो कुछ होना नहीं है ना। सीरीज पैरेलल कुछ नहीं होना है तो इक्विवेलेंट तो बनना नहीं। तो ऐसे मामला अटक जाएगा और वो लंबा सवाल रहेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात होगी। इस पर एक सवाल करते हैं, कुछ दो तीन सवाल कर लेते हैं। तो एक सवाल कीजिए ये, फाइंड करंट थ्रू बैटरी। बैटरी से कितना करंट जाएगा मालूम करो। आगे ठीक है कि नहीं? अब देखो इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? अगर मैं इस पॉइंट को ए कहता हूं, इस पॉइंट को बी कहता हूं, और इसको सी कहता हूं, और इसको डी कहता हूं, ए और डी के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है।
और ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और सी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया है, वैसे दिख नहीं रहा है तो ऐसे देख लिया है, पता लग गया है कि तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैठा है इधर। फिर ये आमने सामने वाले सारे आर हैं, दिस अपॉन दिस कर लो तो 1:1, दिस इंटू दिस करो तो भी आ गया। ये बीच वाला आर गायब होने वाला है, गायब होने वाले को गायब कर दो। एक टेक्नोलॉजी और बताता हूँ, बीकेएम टेक्नोलॉजी। मतलब कभी जरूरत पड़े कि कोई रेजिस्टेंस हमें परेशान कर रहा है कि ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता, मान लो कि नहीं है, नहीं होता, नहीं होता क्या, मान लो नहीं, नहीं मान करके एक बार सॉल्व करके देखो और उसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता करो। अगर वो नहीं मान करके उनका पोटेंशियल बराबर आ रहा है तो हो के भी कुछ नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो कभी किसी रेजिस्टेंस के प्रति मन में शक हो कि इससे सारा पंगा पड़ रहा है, ये हट जाता तो काश मेरा सवाल हो जाता, अब ये हटेगा कि नहीं हटेगा, क्या करना है इसको, क्या करूं, हटा लो, है ना। तो कभी किसी रेजिस्टेंस को मन में आए कि हटा लूं तो अच्छा है, हटा के देख लेना और फिर उसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता करना। अगर वो बराबर का आ गया तो आप उसे फिर निश्चित तौर पे हटा सकते हो, लगे रहने से उसको कोई फायदा नहीं है। अब इसका करंट निकालना है तो देखो ये 2R हो गया, 2R, 2R मिला के R हो गया, फिर R और R मिला के 2R हो गया, तो करंट की वैल्यू आ गई E/2R। ये निकाला होगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल करते हैं हम, ये हो गया। ऐसा सर्किट दिया है, ठीक है। फाइंड करंट थ्रू बैटरी, बैटरी से या सेल से कितना करंट जा रहा है मालूम करो।
क्या आ गया आंसर? हो गया। हम्म। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इस पॉइंट का नाम अगर हम ए रख दें और इस पॉइंट का नाम बी रख दें और इसका सी रख दें और इसका डी रख दें, ए इधर, बी इधर, सी इधर और डी इधर। ए और सी में एक रेजिस्टेंस है, रीड्रॉ करके दिखाए आर है। ए और डी में एक रेजिस्टेंस है, 2R। सी और बी में एक रेजिस्टेंस है, 3R। डी और बी में एक रेजिस्टेंस है, 6R। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 4R। ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा है? बैलेंस्ड है कि नहीं अब ये देखना है। आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर बैठ रहा है, रेशियो 1:2 का बैठ रहा है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बीच वाले को उड़ा दो भाई। R 3R, 2R 6R, 5R। अब इसका हिसाब बैठाएंगे तो R और 3R हो गया 4R और ये हो गया 8R। 4R और 8R का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 4R इंटू 8R अपॉन 12R। तो 8R/3, 8/3R। तो इन दोनों का मिलाकर के 8/3R हो गया। ये 5R है और ये E है। तो अब जो करंट की वैल्यू आ गई, E डिवाइडेड बाई 5R प्लस 8R/3 आ जाएगा जो आना। ठीक है, ये निकाला आप लोगों ने? ठीक है, तो एक और सवाल करते हैं। 1 मिनट। व्हीटस्टोन ब्रिज पहचान जाते हैं मतलब? ऐसे लोग घुमा फिरा के बना के देते हैं, ऐसे दिखता नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक बार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि व्हीटस्टोन में व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज, डबल व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब किसी एक रेजिस्टेंस जो है ना, इसमें भी फिर इस यहाँ एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया, फिर उसका इक्विवेलेंट आ गया, फिर उसका जो टोटल इक्विवेलेंट आया, फिर वो जो बना वो भी फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ऐसे करके क्वेश्चन बना रखा था, एक एग्जाम का ही क्वेश्चन था मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या आईआईटी का फेवरेट है, कई वर्षों से अभी आया नहीं है। मतलब कुछ वर्ष बाद आ जाता है, हो सकता है आपके टाइम में आ जाए, है ना? काफी टाइम हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज आए हुए, कुछ दिन बीतते हैं फिर वो पूछ लेते हैं। तो अभी दिन तो हो ही गए, है ना? अब कब पूछेंगे?
तो ये बात होगी, इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो ये एक्स कितना है? पी और क्यू का पोटेंशियल बराबर हो जाए, इसके लिए एक्स की क्या वैल्यू है? ये जो दे रखा है ये स्क्वायर है, और इसकी साइड जो है वो एल है। स्क्वायर की साइड एल, चारों लेंथ एल हो गई। और ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें दिया हुआ है लैम्डा ओम पर मीटर, 2 लैम्डा ओम पर मीटर, 4 लैम्डा ओम पर मीटर, 3 लैम्डा ओम पर मीटर। तो हमको ढूंढना है कि वो जो एक्स की वैल्यू क्या ले, ताकि पी पॉइंट का पोटेंशियल और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल समान हो जाए। हो गया? कितना है? L/9, L/3।
चलो अब मिलाते हैं, करते हैं कि कैसे करते हैं। हम अगर इससे सोचें कि इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल बराबर है। इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा बैलेंस्ड वाला, है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो हम ये जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, तो बीच में हटा लेते हैं। यहाँ पहले से हटा हुआ है और ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है उसका यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, या दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस। सॉल्व कर लेंगे। तब इधर का रेजिस्टेंस कितना है इस साइड का, 2 लैम्डा एल डिवाइडेड बाय इधर का रेजिस्टेंस लैम्डा एल प्लस 3 लैम्डा एक्स इक्वल टू इधर का 4 लैम्डा एल, इधर का 3 लैम्डा एल माइनस एक्स। तो ये 2 लैम्डा एल से यहाँ दुगना आ गया और यहाँ से लैम्डा लैम्डा काट देते हैं दोनों साइड से और यहाँ 2 ले लेते हैं, बाकी इधर ले आते हैं। तो 3 इंटू एल माइनस एक्स, 2 इंटू एल प्लस 3x, 3l माइनस 3x, 2l प्लस 6x, l इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू l बाई 9। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही सोच रहे थे? ठीक बात है अगर ऐसा सोच रहे थे। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के मैंने ऐसे 2-3 सवाल किए, वो सवाल है, करते रहो। हाँ ना, सामने आए कर दो, थ्योरी तो समझ में आएगी। इसके आगे बढ़ते हैं हम। हो गया ना नोट? आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमने देखा कि सवाल में सीरीज पैरेलल हो जाए तो सवाल आसान हो जाता है। पैरेलल की बैटरियां मिला के एक बैटरी बन जाती है, पैरेलल के रेजिस्टेंस मिला के एक रेजिस्टेंस बन जाते हैं, सर्किट छोटा होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। फिर कभी कभी सीरीज ना बने तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप आ जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हट के फिर वहां पर सीरीज पैरेलल हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि न सीरीज होता है, ना पैरेलल होता है और न व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो उनमें भी कुछ ऐसी बात होती है कि उनको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो बात होती है सिमेट्री की। तो हम सिमेट्री अगर सर्किट में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो इसमें पहले तरह की सिमेट्री है जिसको हम कहते हैं पैरेलल सिमेट्री। पैरेलल सिमेट्री, तो पैरेलल सिमेट्री जो है उसके अंदर एक पॉइंट हम ये कहना चाहते हैं, व्हेन देयर एग्जिस्ट टू और मोर identical path for current connecting same initial and final point, then there will be parallel symmetry. जब एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के रास्ते जो है
तार से जोड़ रखा है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, और जो भी रेजिस्टेंस उस रास्ते में शामिल किए गए वो एकदम आइडेंटिकल है। दो रास्ते बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही जगह से शुरू होते हैं, एक ही जगह पे खत्म होते हैं, एक ही जैसे ब्रांचेस बढ़ती है और एक ही जैसे रेजिस्टेंस मिलते हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों आइडेंटिकल है। तो वो सीरीज पैरेलल तो नहीं है पर आइडेंटिकल है, तो वहां पर हम कहेंगे कि पैरेलल सिमेट्री होगी। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लो ये सर्किट, सारे रेजिस्टेंस आर दिए हुए, अब यहां से करंट रवाना हुआ, जब यहां से एंट्री किया तो ये एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट हो गया। तो ए से बी तक जाने के मुझको मिले तीन रास्ते। अब मुझे दिख रहा है या तो सीरीज पैरेलल तो है नहीं, परंतु मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो रास्ते एक जैसे हैं। यहाँ पर इधर जाऊं या इधर जाऊं, उसके आगे दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, इसके आगे दो रेजिस्टेंस मिलेंगे। फिर इन दोनों में से इस तरफ चला जाऊंगा तो मंजिल आ जाएगी, इसमें इस तरफ चला जाऊं तो मंजिल आ जाएगी, इधर जाऊंगा तो सेंटर पे आ जाऊंगा। फिर आगे मुझे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वही रास्ता है सब कुछ। तो यहाँ पर सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे कुछ दिख नहीं रहा है ना, परंतु यहाँ एक सिमेट्री दिख रही है। और क्योंकि वो पाथ पैरेलल है, ए से बी को कनेक्ट कर रहे हैं, दो ही पॉइंट को कनेक्ट करने के दो अलग अलग रास्ते हैं, तो उनको पैरेलल रास्ते कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री है। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक में भी बदलाव आ गया, एक आर की जगह 2R हो गया, तो हमारी पैरेलल सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर बीच वाला 2R हुआ तो नहीं डिस्टर्ब होगी। जैसे ये 2R हुआ तो इससे पैरेलल सिमेट्री को कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिला। वो जो उधर का रास्ता है, जो इधर का रास्ता अभी भी एक जैसा है, परंतु अगर ये वाला 2R हो गया, फिर ये सिमेट्री का रूल फेल हो जाएगा। फिर वापस वही जितनी ब्रांच होते करंट, हाँ, जितने जंक्शन उससे कम, एक सारे वैसे करेंगे। वो तरीका तो हमेशा हर सवाल का जवाब देगा ही देगा, है ना। तो एक गारंटेड मेथड तो हम जानते टाइम लगा लेंगे पर आंसर जरूर आ जाएगा, है ना। पेपर में 2 सवाल कराएंगे, बाकी सब छोड़ाएंगे, ऐसा कर सकते हैं मतलब। ओह, सही होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, इतनी सारी क्वेश्चन लिखोगे ना, कुछ गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर है पैरेलल सिमेट्री। ठीक है, अब है तो क्या करें फिर, है ना। दूसरा पॉइंट वो है, सिमेट्री है तो करें क्या फिर। तो सिमेट्री है तो क्या करेंगे, करंट के बारे में बात करेंगे। करंट will be same in identical branch. पैरेलल सिमेट्री मिलने के बाद आइडेंटिकल ब्रांच में आइडेंटिकल करंट लेना है, जैसा कि मैं चित्र में दिखाता हूं कि कैसे लेना है ना। इस ब्रांच का करंट मैंने I1 माना, तो इस ब्रांच का भी करंट I1 मानूंगा। फिर मैंने इधर की तरफ I2 मान लिया, तो इसमें भी फिर मैं I2 मानूंगा। फिर इसमें मैंने I3 मान लिया, तो मैं इसमें I3 मानूंगा। आइडेंटिकल ब्रांच में आइडेंटिकल करंट लूंगा। तो सिमेट्री होने की वजह से मैंने वेरिएबल आधे कर दिए। मैं जितने ब्रांच थे उतने करंट लेता, पर दो ब्रांचेस आइडेंटिकल मिली तो उनमें एक ही करंट ले लिया। तो इन दोनों में समान करंट लेने से मैंने एक वेरिएबल बचा लिया। तो ऐसे जितनी जितनी ब्रांचेस आइडेंटिकल होगी उतने वेरिएबल कम होते जाएंगे। तो आइडेंटिकल ब्रांच में आइडेंटिकल करंट लेना है। ये करंट के संबंध में पैरेलल सिमेट्री का नियम हमें बताता है। हाँ बोलो।
व्हीटस्टोन ब्रिज बताओ किस पॉइंट के बीच में है, कुछ नाम देता हूं, सी डी ई, तुम आइडेंटिफाई करके बताओ। ए, सी, ई, बी, डी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हो गया ये तो बीच में कितनी जगह कनेक्ट हो गए। देखो ये दो टर्मिनल हो गए मान लिए, ये और फिर बीच में ये भी कनेक्ट हो गया। देखो ये जो बीच में जो कनेक्ट होना था वो तो वो आ ही रहा है, फिर बैटरी कहाँ जाके कनेक्ट हो रही है, कैसे करोगे, सेटल कैसे करोगे, नहीं बैठ रहा है वो प्रॉपर। देख लो एसीबीडी में भी कहाँ हो रहा है, ये बड़ा वाला, तो ये बीच वाला पंगा पड़ रहा है ना। अगर ये हट जाए, इसको हटा के साइड में कर लेना, फिर होगा। तो कोई अधिकार चाहिए ना इसे हटाने का, कोई हमसे कहे कि इसको हटा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर हम इसे हटा लेंगे, फिर व्हीटस्टोन बन जाएगा। पर वो हटाने के लिए अभी नियम चाहिए, वैसे तो हटा लेंगे, मुझे मालूम है हट जाता है, इस जगह तो हट जाएगा ये, मुझे पता है। पर अभी मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि कानून नहीं है अभी, है ना, कानून लिखेंगे पहले फिर हटाएंगे। करंट के संबंध में हो गया, वोल्टेज के संबंध में, पोटेंशियल, पोटेंशियल will be same of identical junction। जो आइडेंटिकल जंक्शन होगा उसका पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल विल बी सेम ऑफ आइडेंटिकल जंक्शन। आइडेंटिकल जंक्शन का पोटेंशियल समान होगा। तो इसमें अपन कैसे करेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने V1 माना, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने V2 माना, तो इसका भी V2 होगा, और ये V3 तो है ही। तो अब ये दोनों आइडेंटिकल जंक्शन मिले मुझे, ठीक है, तो इनका पोटेंशियल बराबर हो गया। तो अपन ने ये सीख लिया कि आइडेंटिकल ब्रांच में आइडेंटिकल करंट होगा और आइडेंटिकल जंक्शन पर सेम पोटेंशियल होगा। ऐसा करके हम वोल्टेज के वेरिएबल भी कम कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो मिल गया। अब इसके बाद केसीएल केवीएल लगाओ, सॉल्व करो, है ना। वेरिएबल कम हो गए ना, कम इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एक काम और कर सकते हो, रीड्रॉ करने का। रीड्रॉ करने का तरीका है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो ये इनको रीड्रॉ करके एक ही पॉइंट बना देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसको यहीं पे फोल्ड कर दो, क्योंकि इन दोनों पोटेंशियल बराबर है ना, तो इसको यूं से उठा के वहां ले जाओ। जैसे इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो ये रीड्रॉ हो जाएगा। तो इसका रीड्रॉ देख लेते हैं डायग्राम। इसको इधर से इधर फोल्ड कर दिया, तो ऐसा करने से अभी कुछ भोले बच्चों से फोल्ड नहीं हो पाएगा, वो कहेंगे ऐसे गड़बड़ हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो गया कि इसका तो आधा कर दिया हमने। तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे, वो रीड्रॉ ही करेंगे, वो फोल्ड वोल्ड करने का काम नहीं करते वो लोग। ज्यादा समझदार लोग फोल्ड करते हैं ऐसे। डी को सी से मिलाया तो ये दोनों पैरेलल में आया, तो पैरेलल में आया तो R/2, ये दोनों पैरेलल में आए तो R/2, ये दोनों पैरेलल में आए तो R/2। अब ऐसा हो गया कि बन गया व्हीटस्टोन, है ये बैलेंस्ड। अब बीच का R/2 गायब,
सवाल हो गया, है ना। ऐसे हम पैरेलल सिमेट्री का उपयोग कर सकते हैं। तो सर्किट में अगर पैरेलल ब्रांचेस एक जैसी हो, एक जैसे करंट मान लो, एक जैसे पोटेंशियल मान लो, पोटेंशियल एक जैसे मानने के बाद रीड्रॉ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आई, तो ये रीड्रॉ कैसे करते हैं, क्या करें। तो रीड्रॉ ऐसे करते हैं कि यहाँ दिखाते हैं V1, यहाँ दिखाते हैं V3, यहाँ दिखाते हैं V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V4 मान लेते हैं, V4। अब जो जो V1 और V2 के बीच कनेक्टेड है उसको वहां दिखा दो। तो V1 और V2 के बीच में एक R कनेक्टेड है, V1 और V2 के बीच में एक और R कनेक्टेड है, तो वो ऐसे दिखा दिया। इसी तरीके से V2 और V3 के बीच में दो है रेजिस्टेंस, ये दोनों दिखा दिया R और R। ऐसे ही V2 और V4 के बीच, V2 और V4 के बीच में दो दिख रहे हैं, ये दोनों दिखा दिए। V1 और V4 के बीच ये दिखा दिया, V4 और V3 के बीच ये दिखा दिया, और V1 और V3 के बीच ऐसा आ गया। ठीक है, तो ऐसे रीड्रॉ कर लो। किसी को फोल्ड वोल्ड करना नहीं आता है, तो ऐसे पोटेंशियल लिखो, दोबारा से कनेक्ट करो, सॉल्व कर लो। अब उदाहरण के तौर पे मैं अब आपको बताता हूँ, एक सवाल करने आप इसी पे पैरेलल सिमेट्री पर ही। नहीं, मैं एक दूसरी सिमेट्री बताता हूँ, सवाल हो गया उदाहरण, है ना। एक और सिमेट्री वो भी बताता हूँ, दो ही तो सिमेट्री, सवाल तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, दूसरे तरह की सिमेट्री होती है रिवर्स सिमेट्री। When circuit is identical in two directions, starting point to end point, and from end point to starting point, then there will be reverse symmetry. पैरेलल रास्ते एक जैसे हो तो पैरेलल सिमेट्री। अब यहां से जाना है यहां पर, तो यहां से जैसे रास्ते आगे जा रहे हैं और वापस जाके यहां मिल जाएंगे, तो इधर वाली साइड से जाके देखेंगे तो वैसे रास्ते मिलेंगे, माने दोनों दिशाओं में मामला आइडेंटिकल हो, तो इसको रिवर्स सिमेट्री का नाम दिया जाएगा। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि कैसे होगा, है ना। दो दिशाएं, स्टार्टिंग से एंड और एंड से स्टार्टिंग, तो दो दिशाओं का एक डायग्राम देखो कैसा हो सकता है। जैसे अभी यही सवाल था अपना, इसी को देखते हैं। अब ये मान लीजिए कि 2R R R 3R 3R R R 2R, ये कोई सर्किट है।
तो अब हमने देखा कि इसके अंदर है ना पैरेलल सिमेट्री नष्ट हो गई। अब कोई ऐसी ब्रांच मिली नहीं जो एक जैसी है। एक रास्ते में आर मिला तो एक में 3R मिला, एक में तो 2R मिला। रास्ते बिल्कुल भी पैरेलली सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री नहीं है। परंतु अगर मैं ऐसा देखूं कि मैं इस साइड से इस साइड जाऊं या इस साइड से उस साइड जाऊं, यानी बैटरी को उलट दूं, तो सर्किट में कोई अंतर ही नहीं है। सर्किट एकदम आइडेंटिकल है, दो दिशाओं में आइडेंटिकल है ना, आना जाना एक जैसा है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये 2R यहां ना होकर यहां हुआ, तो क्या आना जाना आइडेंटिकल है कि नहीं? हम्म, है। उधर से 3 मिले R 3R 2R, इधर से 3 मिले R 3R 2R, फिर 2R के आगे मिला R और R, उधर से देखो तो 2R के इधर मिला R और R। दोनों दिशाओं में सिमेट्री है यहाँ पर, है ना, इस तरफ और उस तरफ। अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको अपन कहते हैं रिवर्स सिमेट्री। इसमें भी रिवर्स सिमेट्री है, जो डायग्राम बना दिया मैंने। तो रिवर्स सिमेट्री है तो करें क्या फिर? रिवर्स सिमेट्री मिल गई तो क्या करें? जब दो दिशाओं में एक जैसा सर्किट मिले तो उसे कहेंगे रिवर्स सिमेट्री। रिवर्स सिमेट्री होती है तो करंट का क्या होगा? तो इसमें हम ये कहेंगे कि करंट विल बी collected in identical manner at end point as it is distributed at starting point। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में करंट का बंटवारा किया आपने, वैसे ही एंड पॉइंट पर इकट्ठा कर लेना। ये एक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, भोले लोगों को नहीं समझ में आएगी, है ना। ये क्या लिख दिया है? जैसे बांटा था इस तरफ, वैसे ही कर लेना कलेक्ट उस तरफ। तो उनके लिए फिर मैं दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ, वो ऐसा करेंगे। जो मैं करके दिखा रहा हूँ वही करना है। यहां से करंट गया था आई, इसका बंटवारा किया तो बोला कि इधर तो I1 आएगा और इधर तो I2 आएगा और इधर तो I3 आएगा। ऐसा हो गया ना। अब इधर वाली साइड देखो, तो कहेंगे कि इधर तो I1 आएगा, इधर तो I2 आएगा और इधर तो I3 आएगा। होगा ना, सेम टू सेम मार दिया। ऐसा करने के बाद इनका एरो उलट देना। इस डायग्राम में जैसे बांटा ना, ये जो तीर का निशान है ऐसा उल्टा करके इसमें दिखा देना। I2 I1 I3, ठीक है। बात समझ में आ गई? मतलब अपन को तो
ऐसा उल्टा बैटरी बना करके करंट बांट लेना है, फिर डायरेक्शन उलट देना है। तो वो मैंने कहा कि जैसे हमने करंट को यहां पर बांटा था, आर में I1 दिया था, 2R में I2 दिया था, 3R में I3 दिया था, जैसे इधर से बांटा था वैसे ही कलेक्ट कर लिया। R से I1 ले लिया, 2R से I2 ले लिया और 3R से I3 ले लिया। ऐसा जैसे बांटा था वैसे कलेक्ट कर लिया। अगर रिवर्स सिमेट्री में करंट का हिसाब चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। आसान सा काम है। पोटेंशियल के बारे में और बताते हैं। पोटेंशियल ये होगा कि आइडेंटिकल जो एलिमेंट्स हैं उनके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखो आइडेंटिकल एलिमेंट यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 2R है, तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है I2 इंटू 2R, वही यहाँ पर I2 इंटू 2R, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब सपोज करो कि मैंने इसका पोटेंशियल 0 माना और इस पॉइंट का x मान लिया और इस पॉइंट का v है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x, तो इसके अक्रॉस भी x ही होगा। तो इसका मतलब मुझे ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल v माइनस एक्स लेना होगा, तभी तो x आएगा। तो ऐसे करके मैं पोटेंशियल का फायदा उठा सकता हूँ। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्योंकि करंट बराबर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर का अपन फायदा उठा सकते हैं। दो वेरिएबल मानने की बजाय एक से ही काम चला सकते हैं। तो इधर x माना तो उधर v माइनस एक्स हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा देखो इसमें एक बात ये आई, रिवर्स सिमेट्री ने हमको ये बताया कि जो बीच वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट तो सीधा ही जा रहा है, तो बीच में जोड़ने की क्या जरूरत है, साइड से जोड़ लो, फिर बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज और वो होगा अनबैलेंस्ड, है ना, बीच का रेजिस्टेंस नहीं उड़ेगा। सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे ये किया ना v माइनस एक्स, जंक्शन लॉ लगा देंगे, दो इक्वेशन लिख देंगे, x v माइनस एक्स हटा लेंगे। ठीक है, अब यही रोक देते हैं। करंट की बात होगी, पोटेंशियल की बात होगी, रिवर्स सिमेट्री में क्या होता है, ऐसा होता है। अब अपनी तरफ से सवाल करना सेक्शन डी के, और बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बहुत है क्या, ठीक है बहुत, डीपीपी नहीं देंगे, है ना, मतलब डीपीपी नहीं देंगे अब, और कोई एचसीवी में नहीं देंगे। मैं सोच रहा था एचसीवी दे दें, नहीं देंगे, सिर्फ सेक्शन डी, है ना, ठीक है, ओनली सेक्शन डी, और कुछ ज्यादा नहीं देंगे।